राम राम जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपन मौर्य वंश की जानकारी लेते हैं और मौर्य वंश को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मौर्य वंश को पूरा कराऊंगा। मौर्य वंश की शुरुआत कहाँ से हुई, इतिहास जानने के स्रोत, इसके बारे में। इसका शासनकाल जो था लगभग 140 वर्ष तक चला था। 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का साम्राज्य, इसको मौर्य साम्राज्य या मौर्य काल आदि नामों से जाना जाता है। इसके 3 महत्वपूर्ण शासक हुए, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। मौर्य वंश की अपन बात करते हैं तो मौर्य वंश ने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। यह हम कहते हैं भारत की वास्तविक इतिहास की जानकारी भी हमें मौर्य वंश से मिलती है। तो उसके इतिहास जानने के स्रोतों के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, है ना। अगला वीडियो आपको और ज्यादा समय का अच्छा मिलेगा। तो देखिए, पॉइंट अपन स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप पर, मौर्य जो साम्राज्य है इसने भारतीय उपमहाद्वीप पर, भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग 140 वर्ष तक शासन किया। लगभग 140 वर्ष तक शासन किया। और हम देखते हैं मौर्य वंश के बारे में जानकारी। मौर्य वंश मौर्य वंश क्या लिख रहा हूं, मौर्य वंश से ही इतिहास की वास्तविक जानकारी मिलती है। वास्तविक जानकारी मिलती है। जैसे कि हम इतिहास की बात करते हैं तो यहीं से मौर्य वंश के एक समय की मैं बात कर लेता हूं। मौर्य वंश का जो समय है, मौर्य वंश का समय, दोनों चीज, इतिहास की जानकारी और मौर्य वंश का समय। इसका जो समय है 322 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक था। कब तक? 322 ईसा पूर्व से इसका समय स्टार्ट होता है। चंद्रगुप्त मौर्य एक नए वंश की स्थापना चाणक्य के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य स्टार्ट करता है और 184 अंतिम शासक बृहदत्त तक इसका साम्राज्य चलता है, जिसके उसका प्रधानमंत्री सेनापति जो था पुष्यमित्र, उसको मार देता है बृहदत्त को, और अगले वंश की स्थापना होती है। तो देखिए, मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी की अपन बात करें तो इसके लिए हमें 3 जो स्रोत मिलते हैं। पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है विदेशी यात्री, और तीसरा है पुरातात्विक स्रोत। इन तीनों की चर्चा अपन अभी करते हैं, जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। छोटी सी बात है, बात मैंने की है मौर्य वंश की। किसकी बात की है? मौर्य वंश की। तो मैंने कहा मौर्य भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग इसने कितने वर्ष तक शासन किया? याद रखना है आपको, लगभग 140 वर्ष तक इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। इनके अधिकार में ऐसा नहीं था भारत था, उपमहाद्वीप में भारत का क्षेत्र इनके अधिकार में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वहां तक इनका अधिकार था, प्रभाव था। ठीक है,
पूरे भारत दक्षिण के कुछ राज्यों को, चोल चालुक्य जो पांड्य राज्य थे उनको छोड़कर बाकी के पूरे भारत पर इनका अधिकार था। ठीक है, अगली बार बात की अपन ने मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी, इसकी जानकारी की हमें साहित्यिक स्रोत जिनकी अपन आगे चर्चा करेंगे, विदेशी यात्री और पुरातात्विक स्रोत, तीनों से हमें जानकारी प्राप्त होती है मौर्य वंश। आगे अपन बढ़ते हैं इनका समय 322 से मौर्य वंश की नींव डाली गई थी। ये शासन मिला इनको 184 वर्ष तक इनका शासन रहा, जो लगभग कितना बैठता है 140 वर्ष के समथिंग इनका वर्ष होता है। 140 वर्ष तक इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। अब अपन इनके साहित्यिक स्रोतों की जानकारी प्राप्त करते हैं और देखते हैं मौर्य वंश की जानकारी के लिए हमें कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसमें सबसे पहला जो स्रोत है अपना साहित्यिक स्रोत है। नंबर 1 कौन सा स्रोत है? साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो इसके भी 3 पेज फंस जाते हैं। एक तो भारतीय, विदेशी, अपने देशी साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य, तीसरा जैन साहित्य। इन तीनों और संगम साहित्य की हम चर्चा कर सकते हैं। तो अपने साहित्यिक स्रोतों में पहला अपन ब्राह्मण साहित्य की बात करें। ब्राह्मण साहित्य, तो ब्राह्मण साहित्य, सनातन साहित्य की बात करते हैं तो इसमें अपने पास में जो आता है, पहला जो अपन सबसे महत्वपूर्ण मौर्य वंश की जो जानकारी देता है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इससे हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है कलहण की राज तरंगिणी, इससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तीसरा है पतंजलि का महाभाष्य, इससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। पांचवा है व्रत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी, इससे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। पांचवा है सोमदेव की कथा सरित सागर, सोमदेव की कथा सरित सागर। और भी अपन ले सकते हैं कौन सी? मुद्राक्षस को, विशाख दत्त की, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। और इसकी बात करें तो मुद्रा राक्षस की बात कर सकते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं 7वें स्रोत में मुद्रा राक्षस की टीका। मुद्रा राक्षस की जो टीका लिखने वाले हैं वो हैं ढूंढी राज। इन्होंने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी, इससे भी हमें जानकारी प्राप्त होगी। और भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो 8वां इसमें पुराण, और पुराणों में जो मौर्य वंश की जानकारी देते हैं उसमें है विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। इसलिए महत्वपूर्ण है, जिससे हमें जानकारी मिलती है। इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अर्थशास्त्र है। सबसे महत्वपूर्ण हमें अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। तो ये तो हो गए अपने भारतीय स्रोत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कलहण की राजतरंगिणी,
पतंजलि का महाभाष्य, क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी, सोमदेव की कथा सत्य सागर, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और मुद्रा राक्षस की टीका जो बाद में 1000 बाद में इसके मौर्य वंश के 1000 वर्ष बाद लिखी गई थी, है ना। तो ढूंढी राज से हमें जानकारी प्राप्त होती है, पुराणों से हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों में विष्णु पुराण सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ। तो देखिए बौद्ध ग्रंथों में जो सबसे महत्वपूर्ण है सिंगली अनुश्रुति। कौन सी? सिंगली। अब सिंगली बोले तो श्रीलंका, क्या हो गया? श्रीलंका। श्रीलंका की कुछ ग्रंथ हैं जिनका नाम है दीपवंश और दूसरा है महावंश। पहला है दीपवंश और दूसरा है महावंश। इनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ये दोनों ग्रंथ कहाँ के हैं? ये सिंगली ग्रंथ हैं। सिंगली बोले तो श्रीलंका की ग्रंथ हैं, इनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसी में एक ग्रंथ है, इस महाभाष्य पर टीका लिखी गई है, महाभाष्य की टीका। इससे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। महाभाष्य से हमें याद आता है महाबोधि वंश, महाबोधि वंश। इससे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। आगे दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय, इससे हमें मौर्य वंश की जानकारी। ये सभी बौद्ध ग्रंथ हैं। दीपवंश, सॉरी दिव्यावतार, दिव्यावतार, दिव्य अशोकावतार, अशोकावतार। इनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इनसे हम मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ में हम ले सकते हैं जैन ग्रंथों की चर्चा करेंगे। किसकी? जैन ग्रंथ। अब जैन ग्रंथों में कौन सा है? इसमें नंबर 1 है चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक शासक, एक जैन आचार्य थे जिन्होंने, जिससे हमें जैन धर्म का 2 भागों में विभाजित हुआ, भद्रबाहु। क्या नाम है दोस्तों? याद रखना है, भद्रबाहु। इस भद्रबाहु का जो लिखा हुआ एक ग्रंथ है जिसका नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र बहुत जैन ग्रंथ है। इससे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में अपन मौर्य वंश की जानकारी में जैन धर्म के प्रशिष्ट पर्व को ले सकते हैं। परिशिष्ट पर्व, इससे भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये दोनों जैन ग्रंथ हैं। इसके बाद में अपन संगम साहित्य की चर्चा कर सकते हैं। संगम साहित्य, संगम साहित्य, संगम साहित्य में जो है आपका पहला है एहनानूर, एहनानूर। दूसरा अपन इसमें ले सकते हैं परिण्या, आदि से हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती। तो ये कुछ वंश हैं जिनके साथ बारे में अपने जानकारी ली। मैं अगले वीडियो में आपको विदेशी साहित्य के बारे, विदेशियों के बारे में बताऊंगा। उन विदेशियों से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जैसे कि नियारकश, ओनेसोकिस्ट, मैगेस्त्री, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रगुप्त मौर्य के समय हेलेना जो था उसका विवाह हुआ था, सिकंदर की
जो सिकंदर आया था उसके बाद में उसका जो उत्तराधिकारी बना तो उसकी पुत्री थी हेलेना, और उसके समय में इसको चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो मैक्सिनियस था उसे पाटलिपुत्र भेजा गया। उसने जो इंडिका लिखी है उससे बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। वर्तमान में इंडिका उपलब्ध नहीं है, तो उसके जो उद्धरण हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है। जैसे स्ट्रैबो ने उसके बारे में लिखा है ऑनेसिक्स। तो अनेकों विदेशी इतिहासकार हैं जिनसे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। प्रातात्विक स्रोतों की अपन बात करेंगे तो इनमें मौर्य वंश के समय से ही या अशोक के समय से ही शिलालेखों के बारे में ज्यादा लिखा जाने लगा और हमें उससे जानकारी मिलने लगी। इनमें जो है महास्थान व महगौरा अभिलेख आदि से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो मैं इन सारी चीजों की जानकारी आगे अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आपको वर्तमान में यही चीजों पर याद रखना है, साहित्यिक स्रोत इनको आपको याद कर लेना है जिनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कर्ण की राजतरंगी, पतंजलि का महाभाष्य, क्षेमेंद्र की वृत्त कथा मंजरी, सोमदेव की क्षेमेंद्र की वृत्त कथा मंजरी, सोमदेव की कथा सत्य सागर, विशाखदत्त की मुद्राक्षस की टीका ढूंढनीरा, पुराण यानी कि विष्णु पुराण महत्वपूर्ण है। अन्य पुराण भी हैं, 18 पुराण हैं जिनमें से आप विष्णु पुराण को मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध ग्रंथों में सिंगली अनुश्रुति, दीपवंश, महावंश, दीपवंश से याद रखना है दिव्यावदान की टीका, है ना। इसके बाद में महाबोधि वंश, दीर्घ निकाय, दिव्यावदान व अशोकावदान से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसके बाद हम जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म का भद्रबाहु, कल्पसूत्र, भद्रबाहु का कल्पसूत्र और प्रशिष्ट पर्व, प्रशिष्ट पर्व हेमचंद्र का है। प्रशिष्ट पर्व के जो लेखक हैं हेमचंद्र, इन्होंने प्रशिष्ट पर्व को लिखा था। इनकी रचना है जिनसे हमें जानकारी मिलती है। संगम साहित्य में एहनानुरु या परिनार आदि सिक्के से हमें जानकारी मिलती है। तो एक ग्रंथ है। तो दक्षिणी भारत में संगम साहित्य था उससे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं प्रतिदिन अब आपको वीडियो देने लगूंगा।